हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर 5 और चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको समझना होगा कि फोर्स क्या होती है। तो फोर्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से हम किसी चीज को चला सकते हैं अगर वो रुकी हुई हो, या फिर ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर जैसे हमने वॉल पे फोर्स लगाई लेकिन वॉल तो नहीं चली, तो क्या हमने फोर्स नहीं लगाई? तो इसकी डेफिनेशन में क्या तो फोर्स लगाने से वो चीज चलने लगे या चलने की कोशिश करे, यानी कि अगर ज्यादा फोर्स लगेगी तो वॉल भी मूव कर सकती है। वो डिपेंड करता है फोर्स के अमाउंट पे। तो फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी रेस्ट में अगर कोई चीज हो उसको चला सकती है, चलती हुई को रोक सकती है, उसकी डायरेक्शन को बदल सकती है, उसकी शेप को, उसके साइज को बदल सकती है। जैसे कि 9th क्लास में आपने पढ़ाई था कि अगर हम बॉल को दबाएं तो हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स ऐसा करने की क्या तो कोशिश कर सकती है या ऐसा कर सकती है, उसको हम बोलते हैं फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स की डेफिनेशन तो आप समझते ही होंगे। यहाँ पे हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि फोर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और फोर्स को यहाँ पे मैं दो तरीके से क्लासिफाई करूंगा। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि पहला क्लासिफिकेशन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती हैं जिनमें किसी चीज को चलाने के लिए हमें चीजों को टच करना या कॉन्टैक्ट में आना जरूरी होता है। जैसे कि आप अगर किसी चेयर पे फोर्स लगाते हैं और उस चेयर को मूव करना शुरू कर देते हैं तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का जो एग्जाम्पल है वो है जैसे कि अगर किसी मैग्नेट के पास एक आयरन का पीस रखा हो, तो यहाँ पे मैग्नेट और आयरन के पीस आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है, थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी मैग्नेट आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, या हम इनको फील्ड फोर्स के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जब किसी फील्ड में कोई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई आयरन का पीस आ जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगी और वो अट्रैक्ट होगा। इसी तरीके से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के हमारे एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे मैं फोर्स का पहला क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूँ। फोर्स के इस क्लासिफिकेशन में मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक तो होती है हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी होती है हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है इसको हम फील्ड फोर्स के नाम से भी जानते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल में आप लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। और तीसरा एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि दो चार्ज में लगने वाली फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है या फील्ड फोर्स है। और जो हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स है इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं वी कैन मूव ए चेयर बाय अप्लाइंग सम फोर्स। तो यहाँ पे आपका हैंड या जो फोर्स लग रही है वो चेयर के साथ टच होनी जरूरी है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स।
फोर्स का एक अनदर क्लासिफिकेशन भी है। एक्चुअल में जो अनदर क्लासिफिकेशन है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम 4 तरह की फोर्स को समझते हैं, और ये 4 तरह की फोर्स में पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए इस टॉपिक को हम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर भी बोलते हैं, यानी कि जो आप फोर्स पढ़ेंगे वो इन्हीं 4 टाइप में से कोई एक होगी। दूसरा हमारा जो टाइप है उसको बड़ा नीचे लिख देता हूं, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स 2 मास के बीच में लगने वाली फोर्स होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है ये पार्टिकल के चार्ज या उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स होती है। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो ये नॉन कॉन्टैक्ट में आ गई है, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर आ चुकी हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के एग्जाम्पल में मैं सिर्फ ये 2 फोर्स नहीं लिख सकता, इसमें और भी फोर्स आती हैं। यानी कि मैं इसके पहले एग्जाम्पल्स की बात कर लूं तो इसके एग्जाम्पल में एक तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा, पूरा लिख रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा देखिए ये जो पार्टिकल्स या ये कह लीजिए कि जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे मूव करते रहते हैं अपने सेल में या सब सेल में, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाइंड है। तो ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। यानी कि जो आप बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि एटम से मॉलिक्यूल बना देते हैं, वो भी एक तरीके से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। या फिर ये कह लीजिए कि जब हम किसी टेबल पे किसी बुक को रखते हैं तो बुक टेबल पे फोर्स लगाती है, और टेबल के जो मॉलिक्यूल हैं वो बुक पे एक फोर्स लगाते हैं। तो जो बुक पे टेबल से फोर्स लग रही है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि ये इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स है, यानी कि इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन भी इसका एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जब हम किसी एक सरफेस पे दूसरे सरफेस को मूव करते हैं तो आप जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एक्ट करती है, यानी कि जो बॉडी मूव कर रही है उसके मॉलिक्यूल को नीचे के जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रही है वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा जब आप किसी वायर पे या किसी रस्सी पे कपड़े सुखाते हैं तो उनका जो वेट, जो वायर होता है उस पे एक वेट लगता है, फोर्स लगती है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से वायर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें खिंचाव पैदा हो जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाती है, यानी कि उनके बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं उनमें खिंचाव आता है। तो ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, यानी कि टेंशन भी किसके अंदर आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर ही आती है। तो अब देखिए जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है या जो टेंशन है या नॉर्मल रिएक्शन है ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, जबकि इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये एक
अलग क्लासिफिकेशन है और ये अलग क्लासिफिकेशन है। इसके हिसाब से मैं फोर्स आपको 4 टाइप की बता रहा हूँ। जो भी फोर्स आप इसमें पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट में, नॉन कॉन्टैक्ट में, वो सभी इन 4 में से कोई एक होगी। तो यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है और तीसरी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तीसरी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी हम इसको बोलते हैं। न्यूक्लियर फोर्स में आप ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पे सेम चार्ज होने के बावजूद भी वो एक साथ रह पाते हैं, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें क्या समझाती है? वो हमें ये समझाती है कि अगर सेम नेचर के चार्जेस होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो फिर भी न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन या 2 से ज्यादा प्रोटॉन एक साथ क्यों रह पाते हैं? उसका रीजन ये है कि वहां पे एक और नेचर की फोर्स एक्टिवेट है और इसको हमने नाम दिया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स हमेशा ही नेचर में अट्रैक्टिव होती है और बहुत ही कम डिस्टेंस पे काम करती है ये, यानी कि फर्मी लेवल पे 10⁻⁻15 मीटर की जो डिस्टेंस होती है उस पर ये काम करती है। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो एक लार्ज डिस्टेंस पे भी काम कर सकती है, यानी कि कुछ किलोमीटर्स, हजारों लाखों किलोमीटर तक भी ये फोर्स एक्टिवेट हो सकती है। जैसे कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो सन की डिस्टेंस अर्थ से लाखों किलोमीटर है, फिर भी ये फोर्स काम कर रही है। तो इसकी जो रेंज है वो ज्यादा है। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसको मैंने कहा कि ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में लग सकती है, यानी कि इसके मुकाबले इसकी रेंज और कम है। और इसको मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही एक्टिवेट है, यानी कि इसकी जो रेंज है वो इसके मुकाबले और कम है। लेकिन रेंज कम होने का मतलब ये नहीं कि उसकी स्ट्रेंथ कम है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा एक्टिव होती है किसके कंपैरेटिवली? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरेटिवली। लेकिन जब 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं, यानी कि एक रेंज से बाहर निकल जाते हैं, एक डिस्टेंस से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर न्यूक्लियर फोर्स एक्टिवेट नहीं रहती है, ये डीएक्टिवेट हो जाती है और ये वाली फोर्स अपना काम करना शुरू कर देती है। इस वजह से उनमें रिपल्सन होना शुरू हो जाता है। एक इसमें होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ टाइप होता हमारा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अभी फिलहाल तो आप ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। जब आप 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर को या न्यूक्लियस वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तब और ज्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि प्रोटॉन भी डिसइंटीग्रेट होता रहता है, मतलब कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है। जब इस तरीके का कन्वर्जन होता है तो प्रोटॉन जैसे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, साथ में एक बीटा पार्टिकल भी रिलीज होता है। तो यहाँ पे आप ये कह लीजिए कि न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स एक्टिवेट थी वो तो न्यूक्लियर फोर्स थी, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स है जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उनके अंदर भी, यानी कि जितना उनका साइज है उस डिस्टेंस पे भी एक फोर्स एक्टिवेट है, उसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहा जाता है कि कुछ और पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है या कुछ पार्टिकल्स के बीच में जब प्रोटॉन का डिसइंटीग्रेशन होता है, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे एक पार्टिकल रिलीज होता है जिसको हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं। तो वहां पे बीटा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब के बीच में या उसके अंदर अंदर जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। आप इन टाइप्स को नोट कर लें, इससे आगे अब देखते हैं। तो देखिए, आप फोर्स के बारे में तो जान चुके हैं। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चीजों को चला सकती है, रुकी हुई अगर वे हो, या फिर चलती हुई चीजों को रोक सकती है, उनकी डायरेक्शन वगैरह को चेंज कर सकती है, शेप साइज को चेंज कर सकती है, या ऐसा करने की कोशिश कर सकती है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है
एरिस्टोटल फॉल्सी। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से आज के टाइम में गलत हो चुका है, तो इसकी हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आप ये जान लीजिए कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर किसी चीज को चलाना है, लगातार चलाते हुए रखना है, तो हमें उस पर लगातार फोर्स लगानी पड़ेगी। जबकि आज के आपके जो न्यूटन्स लॉ है या गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया था लॉ ऑफ इनर्शिया का। आपने 9th क्लास में भी लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा कोई जरूरी नहीं कि किसी चीज को लगातार चलाए रखने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए, जो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है उसमें फ्रिक्शन वाली जो बात है उसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व करके कंक्लूजन नहीं निकाला गया है। उन्हें तो एक सिंपल तरीके से ये कहा है कि जैसे आपने चेयर पे फोर्स लगाई और चेयर चलने लगी, तो जब तक आप फोर्स लगाते रहेंगे चेयर चलती रहेगी। जब आप फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो चेयर चलनी बंद हो जाएगी। जबकि वहां पे सही कॉन्सेप्ट ये है कि चेयर का चलना इस वजह से बंद हो जाता है क्योंकि एक अपोजिंग फोर्स लगती रहती है, जिसकी वजह से अपोजिंग फोर्स की वजह से चेयर के अंदर जो मोशन है, किसी बॉल के अंदर जो मोशन है, आप किसी ग्राउंड पे अगर किसी बॉल को छोड़ते हैं तो कुछ देर के बाद वो इस वजह से रुक जाती है क्योंकि वहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। जबकि इनर्शिया का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई चीज चल रही है तो वो कंटिन्यू चलती रहेगी, कब तक? जब तक कि उस पर बाहर से फोर्स नहीं लग जाएगी। तो किसी चीज को लगातार चलाए रखने के लिए हमें उस पर लगातार फोर्स लगानी पड़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा हमें तभी करना पड़ता है जब वहां पे कोई दूसरी फोर्स एक्टिवेट हो। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स है तो उसको ओवरकम करने के लिए भी एक फोर्स लगा के रखनी पड़ती है। अगर हम इस स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दें जहां पे कोई अनदर फोर्स नहीं है, बस आपने एक बार फोर्स लगाई और उसको चला दिया है, तो वो ऑब्जेक्ट लगातार चलता रहेगा। तो एक तरीके से एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। उनका कहना यह था कि किसी चीज को लगातार चलाने के लिए हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है। उनका जो मेन कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि किसी भी चीज की जो रेस्ट वाली प्रॉपर्टी है वही उसकी मेन टेंडेंसी है, मेन प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर हम उसे चलाना चाहते हैं तो चलाने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इस टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट तो यही है। अब हम आगे लॉ ऑफ इनर्शिया और थोड़ा सा गैलीलियो के बारे में समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं। तो देखिए, अब हम समझने जा रहे हैं द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया आपने 9th क्लास में पढ़ा था। और लॉ ऑफ इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी by virtue of which if a body is in rest then it will be continue in rest until there is no external force applied on it, or if a body is in motion then it will be continue in motion until there is no external force applied on it। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। अगर कोई चीज सीधी चल रही है तो लगातार सीधी चलेगी जब तक कि उसमें बाहर से कोई फोर्स ना लग जाए, तो सीधी चलती रहेगी। यानी कि इनर्शिया को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इनर्शिया क्या है? ये मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि उसके खुद के अंदर समाई हुई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो जिस स्टेट में है उसी में ही बना रहना चाहता है जब तक कि हम उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाएं। यानी कि ये अपनी मोशन का या अपनी स्टेट का अपोज करता है। इस अपोजिंग प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल भी समझाए गए थे। जैसे कि ये कहा गया था कि अगर हम एक गिलास के ऊपर एक कार्ड रख लें और फिर उसके ऊपर एक कॉइन रख लें और हम तेजी से कार्ड को हिट करें तो कॉइन उसके अंदर गिर जाता है। अब ये कॉइन उसके अंदर क्यों गिरा, जबकि उसे तो कार्ड के साथ मूव कर जाना चाहिए था? तो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हमने फोर्स जो लगाई है वो कार्ड पे लगाई है, कॉइन पे नहीं लगाई है। तो कॉइन तो अपनी जगह पे रुके रहने की कोशिश कर रहा है और कार्ड वहां से बीच में से निकल जाता है और कॉइन नीचे गिर जाता है। ये एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का।
और भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जैसे आप बस में बैठे हुए हैं और अचानक से बस चलने लगती है तो आपको पीछे की तरफ एक झटका लगता है, आप पीछे की तरफ गिरते हैं। ये आपके इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। होता यह है कि जब बस मूव करती है तो आपकी लोअर बॉडी तो बस के साथ कांटेक्ट में होने की वजह से वो तो नीचे से आगे की तरफ चलने की कोशिश करती है, लेकिन अपर बॉडी वो बस के साथ कांटेक्ट में नहीं है, आप लूज बैठे हैं, तो जहां पे आपकी बॉडी थी, अपर बॉडी थी, वो वहीं पे रुके रहने की कोशिश करती है, तो आपको पीछे की तरफ झटका लगता है। जबकि रियल में हुआ क्या है, आपकी लोअर बॉडी आगे चली है, न कि आपको ऊपर की बॉडी पे कुछ पीछे की तरफ झटका लगा है। ये तो आपको फील हुआ है। ये जो हमें फील होता है पीछे की तरफ, इसको हम वर्चुअल फोर्स या फिर इनर्शियल फोर्स या फिर स्यूडो फोर्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से कोई चीज अपनी जगह रुके रहने की कोशिश करती है। तो जब आप बस में बैठे हैं और अचानक से बस चलती है, तो जो आप पीछे की तरफ एक झटका फील कर रहे हैं, फोर्स फील कर रहे हैं, वो एक रियल फोर्स नहीं है, वो एक वर्चुअल फोर्स है। रियल फोर्स तो आपकी लोअर बॉडी पे लगी है जो बस ने लगाई है, यानी कि आपको ऊपर से कोई झटका पीछे नहीं लगा है। हुआ यह है कि आपकी नीचे की बॉडी आगे चल रही है और ऊपर की बॉडी जहां थी वहीं पे रुके रहने की कोशिश कर रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे पीछे की तरफ एक झटका लगा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपने किए थे 9th क्लास में कि जब हम किसी पेड़ को तेजी से हिलाते हैं तो उससे फल अलग हो जाते हैं या उससे पत्ते टूट जाते हैं, तो ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। एक्चुअल में जब आप तेजी से पेड़ को ऐसे हिलाते हैं तो आपने फोर्स लगाई पेड़ पे, तो वो तो मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसकी फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, जो लीव्स हैं, वो वहीं पे रुके रहने की कोशिश करती हैं, तो वहां पे एक झटका लगता है, यानी कि वो अपनी जगह पे रुके रहने की कोशिश कर रहा है और जो ट्री है वो आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो स्यूडो फोर्स लगी, एक जो झटका लगा, इसकी वजह से फल अलग हो जाते हैं। या फिर एक एग्जाम्पल था कि कारपेट से धूल अलग क्यों हो जाती है, ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जाम्पल है। जब आप किसी रोड से या किसी डंडे से कारपेट को हिट करते हैं तो जो फोर्स लगी वो कारपेट पे लगी, और जो डस्ट पार्टिकल हैं वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जहां पे थे वहीं पे रुके रहने की कोशिश कर रहे हैं। कारपेट तो मूव कर जाता है और डस्ट पार्टिकल पीछे रह जाते हैं, या जहां पे थे वहीं पे रुके रह जाते हैं, तो कारपेट और डस्ट अलग हो जाती है। ये सब एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। अब हम इनर्शिया ऑफ मोशन को समझते हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं कि जब एक चलती हुई बस में अचानक से ब्रेक लगते हैं तो आप आगे की तरफ जाते हैं। एक्चुअल में हुआ यह है कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी बस के साथ मूव कर रही है। जैसे ही बस में ब्रेक लगे तो आपकी जो लोअर बॉडी है वो बस के साथ रेस्ट में आने की कोशिश करती है, लेकिन आपकी अपर बॉडी मोशन में होने की वजह से वो आगे की तरफ ही बनी रहती है, मूव करती रहती है। यानी कि वो आपकी लोअर बॉडी के साथ फिर फोर्स फील करके तब रुकेगी। स्टार्टिंग में आपकी अपर बॉडी जो है वो मोशन में बनी रहेगी और लोअर बॉडी किस में आएगी, रेस्ट में आएगी। तो आपको आगे की तरफ धक्का नहीं दिया किसी ने, आगे की तरफ आपके फोर्स नहीं लगी, आप तो पहले से मूव कर रहे थे। आपकी लोअर बॉडी पे एक फोर्स लगी है जो लोअर बॉडी की मोशन को कम कर रही है, लेकिन अपर बॉडी अभी भी मोशन में है, तो इस वजह से आपको आगे की तरफ एक झटका फील होता है, जिसको हम इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जब आप बस में चल रहे हैं और बस जो है लेफ्ट में टर्न करती है तो आपकी बॉडी राइट में जाते हुए फील होती है, या फिर जब बस राइट में टर्न करती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी लेफ्ट में जा रही है। जबकि रियल में हो ये रहा है कि जैसे बस चल रही है, बस ने टर्न किया, यानी कि बस पे आपकी लोअर बॉडी पे एक फोर्स लगी जो लेफ्ट में टर्न कर रही है, जबकि आपकी जो अपर बॉडी है वो जिस डायरेक्शन में चल रही थी उसी डायरेक्शन में बने रहने की कोशिश कर रही है। तो आप जो राइट साइड में फोर्स फील कर रहे हैं, एक्चुअल में वो राइट साइड में फोर्स ना होने की, वो राइट साइड की फोर्स नहीं है, वो रियल में आप जिस डायरेक्शन में थे उसी डायरेक्शन में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि आपकी जो लोअर बॉडी है वो लेफ्ट में या राइट में जा रही है। इस वजह से आप लेफ्ट या राइट में जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो कोई चीज चलती रहेगी, इस बात के लिए जो गैलीलियो है उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट उन्होंने जो समझाया उसमें मतलब कि पहले जो एरिस्टोटल पॉलिसी थी उसको उन्होंने गलत किया और एक नया कॉन्सेप्ट दिया इनर्शिया। उसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये देखा
कि अगर आप ऐसे मान लीजिए कि इधर से ये सेम कर्व के साथ उन्होंने सरफेस ले लिया है और यहां से ऑब्जेक्ट को उन्होंने छोड़ा, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसी हाइट तक या थोड़ा बहुत कम, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा रेजिस्टेंस, यानी कि जितना ज्यादा स्मूथ करेंगे ये उतना ही इसकी लेवल पे आ जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसी हाइट तक पहुंचा जहां से इसको रिलीज किया गया था। अब उन्होंने क्या किया कि इस सरफेस को थोड़ा सा कर्व जो है उसको ऐसे कर दिया। अब ऐसा करने से जब उन्होंने इसको यहां से छोड़ा, तो पहले तो इसने सपोज यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल की थी इस पोजीशन तक, लेकिन अब ये थोड़ा और आगे तक गया। इसकी हाइट आप डिस्टेंस, हाँ, हाइट इक्वल कर लें और डिस्टेंस बढ़ा लें। तो देखिए पहले उतनी हाइट से या उतनी फोर्स से जो भी ग्रेविटी लगा रही है, ये इतने डिस्टेंस ट्रेवल करा था, अब ये इतने डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। अब अगर हम बिल्कुल सरफेस को फ्लैट कर दें, तो उस सिचुएशन में गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ जा रहा है और ये पहले से भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो उनका कहना यह था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी कर्व सरफेस पे छोड़ते हैं तो वह अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट तक आता है, जबकि डिस्टेंस इसमें ज्यादा वो ट्रेवल कर लेता है। जबकि गैलीलियो के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी चीज को चलाए रखने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है, जबकि यहाँ पे अगर किसी चीज को चलाए रखने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है तो इसको बार बार सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये डिस्टेंस तो बढ़ती जा रही है। तो उनका यही कहना था कि अगर ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो और आगे की तरफ ये फ्लैट ही बना रहे तो इस बॉडी को चलते रहना चाहिए था। इसके रुकने का जो रीजन है वो फ्रिक्शन है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि किसी चीज को कंटिन्यूस चलाए रखने के लिए या चलते रहने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि अगर एक बार कोई चीज मोशन में आ जाती है तो वो कंटिन्यू मोशन में बनी रहती है। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम दिया। तो आप इसको यहाँ पे नोट कर ले, मैं आपको लॉ ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन लिख देता हूं। तो देखिए यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। मैं आपको समझा चुका हूं कि इनर्शिया एक ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जिसकी वजह से अगर कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, या कुल मिला के भी कह सकते हैं कि ये अपनी स्टेट के चेंज का अपोज करेगी। आप इसमें पढ़ लीजिए, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी कि अगर कोई चीज एक सीधी लाइन में चल रही है तो ये कंटिन्यूस चलती रहेगी जब तक कि इस पे फोर्स ना लगे, यानी कि अपनी मोशन की स्टेट को ये चेंज नहीं करेगी जब तक कि फोर्स ना लगे। या फिर अगर रेस्ट में है तो ये तब तक नहीं चलेगी जब तक कि हम इस पे बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे। और स्ट्रेट लाइन का मतलब, इससे बात कंफर्म हो गई कि जो हमारा तीसरा टाइप था डायरेक्शन वाला, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी तब तक नहीं चेंज होगी जब तक कि हम इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे। आप इस डेफिनेशन को नोट कर लें, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। देखिए जो लॉ ऑफ इनर्शिया है हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि आप इस चैप्टर में न्यूटन के 3 लॉज पढ़ेंगे, जिसमें से जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो इनर्शिया की डेफिनेशन है वही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। और मैंने इनर्शिया 3 तरह के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया आपको बताए हैं, जिसमें से एक को मैंने नाम दिया है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका एग्जाम्पल भी बताया है। आप जैसे बस में बैठे हुए हैं, अचानक से बस चलने लगती है तो जो आप पीछे की तरफ झटका फील करते हैं वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से है। फिर इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि अगर आप बस में चल रहे हैं और अचानक से ब्रेक लगता है
तो जो आप आगे की तरफ एक फोर्स फील करते हैं उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जब बस लेफ्ट या राइट में टर्न करती है तो आप जिस साइड में बस टर्न करती है उसके अपोजिट में जाते हैं, तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है। और इन तीनों को मिला के हमने इनर्शिया सीखा और इसी इनर्शिया को हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। तो ये तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ लिया था, फिर भी आप इसको नोट करना चाहें, आपके एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं तो आप इसको नोट कर लें। देखिए अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में न्यूटन्स के जो 3 लॉज हैं उनको समझना है। हालांकि आपने ये 9th क्लास में पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ के नाम से, जिसमें से फर्स्ट लॉ को तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं जिसको आप समझ चुके हैं। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए या न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए हमें एक वर्ड क्लियर होना चाहिए और ये वर्ड है मोमेंटम। आपको अगर मोमेंटम क्लियर नहीं है तो आप न्यूटन्स सेकंड लॉ नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए मोमेंटम की डेफिनेशन ये है कि कोई बॉडी की जो टोटल क्वांटिटी है उसकी मोशन की वजह से, उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। एक्चुअल में इसको आप मैथमेटिकली ज़्यादा इजी समझ पाएंगे। मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को हम मोमेंटम बोलते हैं। एक्चुअल में आपके माइंड में बैठ जाता है कि कोई चीज़ बड़ी है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा है। एक्चुअल में जो इनर्शिया है वो मास पे डिपेंड करता है, ऐसा आपने पढ़ा है। तो आप ये समझने लगते हैं कि शायद ये वही चीज़ है। देखिए मोमेंटम एक अलग चीज़ है, इनर्शिया एक अलग चीज़ है। तो जो इनर्शिया है वो तो उसकी प्रॉपर्टी है और जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, यानी कि उसके अंदर उस टाइम कितनी जो मोशन की वजह से क्वांटिटी है उसको बोल रहे हैं मोमेंटम। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बस और एक कार में से किसका मोमेंटम ज़्यादा है, तो आप जो है बड़ी जल्दी आंसर करते हैं कि बस का मोमेंटम ज़्यादा है, जबकि मेरा जो क्वेश्चन है वही इनकम्प्लीट है। जब तक मैं आपको बस की स्पीड और मास ना बता दूं और इसी तरीके से कार का मास और उसकी स्पीड ना बता दूं, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि किसका मोमेंटम ज़्यादा है, क्योंकि मोमेंटम मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर एक कार बहुत तेज चल रही है